यहाँ अब अगर आप देखोगे कि वित्त वर्ष 2023-24 में प्रत्यक्ष कर तथा जीएसटी संग्रह के आंकड़े दिए गए, अर्थात कि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स से गवर्नमेंट को कितना इनकम क्रिएट हुआ। अगर आप देखोगे वित्त मंत्रालय के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में डायरेक्ट करों में सकल कर ग्रह संग्रह 23.37 करोड़ रुपए कितने थे, 23.37 करोड़ रुपए, जो कि रिफंड्स के पास जो रिफंड के बाद कितना था, शुद्ध कर संग्रह 19.58 लाख करोड़ रुपए था। कितना था, 19.58 लाख करोड़ रुपए हुआ। अब इसका मतलब क्या होता है, सकल का मतलब होता है जो सभी के द्वारा इनकम टैक्स जो कमाया जा रहा है वो सरकार जब उससे लेती है, लेकिन कुछ लोग अपने इनकम टैक्स को क्या करते हैं, रिटर्न करवा लेते हैं, जिसको हम लोग ITR बोलते हैं, इनकम टैक्स रिटर्न करवाना। जब रिटर्न करने के बाद भी कितना बच जाता है, 19.58 लाख करोड़ रुपए बचता है। तो आपको शुद्ध वाले इससे ज़्यादा अपेक्षा ये पढ़ना है कि 23.37 लाख करोड़ रुपए ये आपका डायरेक्ट टैक्स गवर्नमेंट ने कलेक्ट किया इस बार का। फिर उसके बाद अगर आप देखोगे कि वित्त मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में सकल कॉर्पोरेट टैक्स कितना संग्रह हुआ है, 11.32 लाख करोड़, जो कि पूर्व वर्ष की अपेक्षा 13.02% अधिक था। इसका मतलब ये भी अधिक हुआ है। तो कॉर्पोरेट टैक्स जो आपका लगता है उसके बारे में बात हो रही है। फिर यहाँ पर यह भी लिख रहा है कि कुछ कॉर्पोरेट में भी कुछ कंपनीज वगैरह क्या करती हैं, अपना ITR फाइल करती हैं, और जब वो पैसे को रिटर्न मंगा लेती हैं तो उसके बाद जो शुद्ध कॉर्पोरेट टैक्स बचता है वो बचता है 9.11 लाख करोड़ रुपए। तो काफ़ी बड़ा अमाउंट हो गया। साथ ही साथ वित्त मंत्रालय ने GST का आंकड़ा भी दिया, जिसमें लिखती है वित्त मंत्रालय की 1 अप्रैल 2024 को जारी आंकड़ों के अनुसार 2023-24 में केंद्र सरकार का GST संग्रह 20.14 यानी कि 20.14 लाख करोड़ रुपए है, जो पूर्व वर्ष 2022-23 की तुलना में 11.7% की वृद्धि को दर्शाता है। तो यहाँ पर आपने दो बातें देखी। पहली बात क्या देख ली कि सबका आपने देखा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स के अलग अलग, लेकिन प्रश्न आपसे यह भी पूछ सकता है कि केंद्र सरकार के द्वारा जो राजस्व का कलेक्शन किया गया, संग्रह किया गया, उसमें सबसे अधिक कमाई किसकी हुई, तो हम कह देंगे डायरेक्ट टैक्स की हो गई। फिर सेकंड नंबर पे हम कह देंगे GST आता है। फिर थर्ड नंबर पे हम कह देंगे कॉर्पोरेट टैक्स आता है। तो कई बार ऐसे भी प्रश्न घुमा के पूछ लिया जाता है, क्योंकि डायरेक्ट टैक्स की जो वैल्यू हुई लगभग 23.37 लाख करोड़ हुई, GST की जो वैल्यू हुई लगभग 20.14 लाख करोड़ हुई, और कॉर्पोरेट टैक्स की जो वैल्यू हुई वो लगभग 11.32 लाख करोड़ रुपए हुआ। तो ये क्रोनोलॉजी भी आपसे पूछ लिया जाता है, तो इस तरीके से इस पॉइंट को याद रख लेना। फिर आगे देखते हैं टाइम की शीर्ष 100 प्रभावशाली कंपनियों की सूची। जैसे टाइम पत्रिका क्या करती है, विश्व के 100 प्रतिष्ठित लोगों की जानकारी वो निकालती है, लिस्ट निकालती है, फोर्ब्स भी निकालती है, और यहीं पे टाइम 100 कंपनियों की सूची भी निकालती है जो विश्व की सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होती है। अगर आप देखोगे अमेरिकी मैगजीन टाइम ने साल 2024 के लिए दुनिया की सबसे प्रभावशाली कंपनियों की एक सूची जारी की है, जो आपके मई 2024 के अंतिम सप्ताह में जारी की गई। अब यहाँ पे विश्व में हजारों लाखों कंपनियां चल रही हैं, लेकिन उनमें भी 100 कंपनियों के अंतर्गत जब लिस्ट जारी की गई तो उसमें भारत की तरफ से 3 प्रमुख कंपनियों ने अपनी जगह एस्टैब्लिश की, यानी अपनी जगह बना ली, जिसमें आप देखोगे रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गई, सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हो गया, और टाटा ग्रुप हो गया। रिलायंस इंडस्ट्रीज को आप लोग जानते हो, मोटा भाई की कंपनी है, जो कि मुकेश भाई के जिसके बेटे की अभी शादी हुई थी राधिका मर्चेंट से, अनंत अंबानी, और ये बहुत जो है कि नेशनल छोड़ो इंटरनेशनल शादी हो गई, बहुत जो है कि इसके ऊपर हाइप क्रिएट हुआ। टाटा ग्रुप को आप जानते हो, रतन टाटा जी बहुत ही सीधे और बहुत ही सुलझे हुए आदमी हैं। साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट, जिसके CEO आधार पूनावाला थे, जो आपको कोविशील्ड और वैक्सीन वगैरह लगाई जा रही थी कोविड के दौरान। तो ये तीनों कंपनियां भारत की जो टाइम पत्रिका की 100 प्रभावशाली कंपनियों में शामिल हो गई हैं। अब यहाँ पर देखोगे कि जो लिस्ट बनाई जाती है उसमें 5 प्रकार की श्रेणी दी जाती है। पहला होता है लीडर्स की श्रेणी, दूसरा डिसरप्टर्स की, तीसरा इनोवेटर्स, और चौथा टाइटन्स, और पांचवा होता है पायनियर। लीडर्स वो कंपनी होती है जो पूरी अर्थव्यवस्था को लीड कर रही होती है, जैसे आईफोन को देख सकते हो, ठीक है, और इसी तरीके से SpaceX को देख सकते हो, अमेजॉन को देख सकते हो। या फिर डिसरप्टर जो ऐसी होती है जो इकोनॉमिक से अगर मान लो आर्थिक गतिविधियां अपनी बंद कर दें तो एक बहुत बड़ा चेंज देखने को मिल सकता है। टाइटन्स और पायनियर एक ऐसी कैटेगरी होती है जो अभी कुल मिला के अपनी विकास की शुरुआती अवस्था भी कह सकते हो। और इसीलिए आप यहाँ पर देखोगे
कि रिलायंस और टाटा ग्रुप को टाइटंस कैटेगरी के अंतर्गत स्थान मिला, जबकि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को पायनियर्स कैटेगरी के अंतर्गत स्थान दिया गया। किसको पता था कोविड-19 से पहले कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोई संगठन भी है या कोई कंपनी भी है? टाटा तो पहले से पता था, क्योंकि आपके घरों में टाटा की मोटर्स, 4 व्हीलर वगैरह बहुत सारे सामान आ रहे हैं। रिलायंस भी पहले से पता था, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट के बारे में जानकारी हमें 2020 में कोविड के दौरान हुई, तो इसीलिए इसको कैटेगरी कौन सी मिली? पायनियर की। अब ये उभरती हुई कंपनी है। हालांकि एक प्रश्न यह भी पूछा जा सकता है कि टाइम मैगजीन ने किस कंपनी को भारत का विकास रथ कहा है, यानी जो भारत की अर्थव्यवस्था को आगे लेकर चल रहा है, जिसको कहेंगे, टाइम मैगजीन ने रिलायंस इंडस्ट्रीज को भारत के विकास रथ की उपमा दी है। तो जब वैश्विक स्तर की बहुत प्रतिष्ठित कंपनियां जब इस तरीके से टाइटल या स्लोगन देती हैं, तो अक्सर एग्जाम में पूछे जाने की संभावना बन जाती है। तो याद रख लेना कि 3 कंपनियां शामिल हुई, जिसमें आप देखोगे टाइटन ग्रुप में रिलायंस और टाटा आती है, साथ ही साथ सीरम इंस्टीट्यूट आपकी पायनियर समुदाय में आती है। लेकिन अगर हम बात करें कि भारत का विकास रथ किसे कहा गया, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज को कहा गया। अब बात करते हैं अरबपतियों की फोर्ब्स सूची की बात करते हैं। जो दुनिया में जितने भी अरबपति हैं उनकी एक लिस्ट जारी की गई। फोर्ब्स नाम की एक पत्रिका है, यह भी अमेरिका की प्रतिष्ठित पत्रिका है, और यह व्यावसायिक पत्रिका फोर्ब्स के द्वारा अप्रैल 2024 में जारी की गई अरबपतियों की फोर्ब्स सूची 2024। इसमें वैश्विक स्तर पे पूरे विश्व में जो अरबपतियों की कुल संख्या है 2781 दिखाई गई। कितनी दिखाई गई? 2781 दिखाई गई। और विश्व के सभी 2781 अरबपतियों की संपत्ति का कुल मूल्य कितना है? 14.2 ट्रिलियन। सोचो, यहाँ पे महाराष्ट्र 1 ट्रिलियन पहुंच के जो है कि बड़ा खुश हो रहा है। यूपी 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने की क्या कर रहा है? टारगेट रख रहा है। पूरे भारत की इकोनॉमी जो है कि अभी 3 ट्रिलियन है, और इसको मोदी सरकार के द्वारा 5 ट्रिलियन पहुंचाने का प्रयास किया जा रहा है। तो सोचो, आप एक इमेजिन करो कि भारत इतना बड़ा उद्योग क्षेत्र होने के बावजूद, इतनी बड़ी जनसंख्या के बावजूद अभी 5 ट्रिलियन का सपना देख रहा है, और यहाँ विश्व के चंद अरबपति जिनकी टोटल प्रॉपर्टी अगर काउंट कर ली जाए तो 14.2 ट्रिलियन डॉलर आकलित की गई है। तो बहुत बड़ी जो है कि रकम हो गई। यहां पर देखोगे कि अगर हम बात करते हैं कि सर्वाधिक जो आपके अरबपति है वो कहां पे है, तो सर्वाधिक अरबपति 813 अरबपतियों की संख्या अमेरिका में है। दूसरे नंबर पे 473 के साथ चाइना है। सबसे ज्यादा खुशी की बात कह लो, संयोग की बात कह लो, दुर्भाग्य की बात कह लो, चाहे जो कह लीजिए, कि भारत इस मामले में तीसरे स्थान पे है। जहां भारत में एक तरफ इतनी बेरोजगारी है, इतनी भुखमरी है, इतनी गरीबी है और इतना प्राकृतिक असंतुलन है, उसके बावजूद भी दुनिया में तीसरे नंबर पे आता है भारत, जहां पे अरबपतियों की संख्या लगभग कितनी है? 200 से अधिक है। कितनी है? लगभग 200 या 200 से अधिक मान सकते हो। सोचिए क्या गजब की बात है ना। जहां एक तरफ करोड़ों लोग भूखे पेट सो रहे हैं, जहां पे लोगों को भोजन नहीं मिल पा रहा है, दूसरी तरफ लोग अपनी मेहनत और अपनी प्रयास के द्वारा दुनिया में अपना स्थान बना ले रहे हैं। अगर हम बात करते हैं सबसे अमीर आदमी की, तो इस सूची में फ्रांस के बर्नार्ड अर्नोल्ट, जो कि 233 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ शीर्ष स्थान पर है। पहले नंबर पे बर्नार्ड अर्नोल्ट, जो कि फ्रांस के हैं। दूसरे नंबर पे आप देखोगे 15 अरब डॉलर के साथ एलन मस्क दूसरे नंबर पे आते हैं। एलन मस्क जो कि पिछली बार फर्स्ट नंबर पे थे। अब शीर्ष 10 अरबपतियों में भारत का भी कोई शामिल है, तो बिल्कुल अपने मोटा भाई शामिल हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज के मुखिया मुकेश अंबानी भी इसमें शामिल हैं, और इन्हें 116 अरब डॉलर की संपत्ति के साथ 9वां स्थान दिया गया है। यहाँ पर इसको सही कर लेना कि ये एलन मस्क की जो प्रॉपर्टी है वो 195 अरब डॉलर की है दोस्तों। 15 अरब डॉलर नहीं था, वो मिस्टेक हो गई थी, लिखते समय एक वर्ड छूट गया था। यहाँ पर 195 अरब डॉलर, जबकि वहीं पे 194 अरब डॉलर के साथ अमेजॉन के जेफ बेजोस, जो कि उसके संस्थापक हैं, जेफ बेजोस, उनकी प्रॉपर्टी 194 अरब डॉलर की है। और भारत के मोटा भाई की 116 अरब डॉलर, और पूरे विश्व में 9वें नंबर पर आते हैं। तो इस तरीके से आपने देखा कि जो फोर्ब्स पत्रिका ने प्रभावशाली अरबपतियों की जो सूची जारी की उसमें कौन कौन शामिल है। अब यहाँ पे देखते हैं भारत और ईरान के बीच में चाबहार बंदरगाह के संचालन के लिए 10 वर्ष का एक अनुबंध कर लिया गया है। अगर यहाँ देखोगे ईरान के दक्षिण पश्चिम तट पर स्थित चाबहार बंदरगाह के शाहिद बेहेस्ती टर्मिनल का संचालन 10 वर्ष के लिए भारत को सौंपने के लिए भारत व ईरान के बीच में एक 10 वर्षीय अनुबंध पत्र पर हस्ताक्षर किया गया 13 मई 2024 को। और आपको बताते चलूं कि यहाँ पे जो हस्ताक्षर किए गए ना, वो भारत की तरफ से किसने किया? जहाज रानी मंत्री, जो कि सर्बानंद सोनेवाल है। कौन है? जहाज रानी जो मंत्री हैं
सर्बानंद सोनोवाल जी ने हस्ताक्षर किए। साथ में ईरान में भी उनके समकक्ष एक जहाजरानी मंत्री रहे होंगे, उन्होंने हस्ताक्षर किए। अच्छा, यहाँ पे एक और बात जान लो कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा, क्योंकि दुनिया में पहली बार ऐसा हुआ है भारत के लिए, यानी भारत का ये पहला ऐसा पोर्ट रहेगा जो विदेशी पोर्ट जो पहली बार भारत को 10 साल के लिए लीज पर मिल गया है। अदरवाइज भारत ने कभी भी किसी पोर्ट को लीज पर नहीं लिया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। भारत की तरफ से इंडिया पोर्ट्स ग्लोबल लिमिटेड IPGL व ईरान के पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन ने इन दोनों के बीच में हस्ताक्षर तेहरान में हुए थे। तो इंडिया की तरफ से किसने सिग्नेचर किए? IPGL वहाँ पे शामिल थी कंपनी, और दूसरा ईरान की तरफ से पोर्ट एंड मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे उपस्थित थी। हालांकि साइन तो इंडियन गवर्नमेंट के सर्बानंद सोनोवाल जी ने किया, लेकिन एक होता ना कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, कौन इसको ऑपरेट करेगा, संचालित करेगा, तो वो आपका नाम वहाँ पे दिया हुआ था। साथ ही साथ चाबहार बंदरगाह के मामले में भारत व ईरान की बातचीत 2003 में ही शुरू हो गई थी। हालांकि चाबहार पोर्ट को डेवलप करने के लिए भारत ने भी बहुत अधिक मात्रा में पैसे दिए, और अब भारत को 10 साल के लिए वो लीज पर दे दिया गया है संचालित करने के लिए। और इसके माध्यम से भारत देखो भारत क्या होता है ना, अफगानिस्तान या मध्य एशिया में जाने के लिए पाकिस्तान रूट नहीं दे रहा है, भारत को ट्रांजिट रूट नहीं दे रहा है। इसीलिए भारत को अपने मध्य एशियाई देशों के साथ संबंध बेहतर करने के लिए ईरान के चाबहार पोर्ट से अपना अनाज या संसाधन जो भी लेके जाना है, फिर वहां से अफगानिस्तान एंट्री कर सकते हैं। मध्य एशिया में तुर्कमेनिस्तान हो गया, ताजिकिस्तान हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, इन सभी देशों के साथ साथ ईरान के साथ इराक हो गया, सीरिया हो गया, तुर्की हो गया, यानी देखोगे तो कहीं ना कहीं एक लंबी दूरी तक इसमें संबंध स्थापित करने की क्षमता डायरेक्टली डेवलप कर ली है भारत ने। तो इसीलिए चाबहार पोर्ट बहुत जरूरी था, और इस पे 10 साल की अब लीज मिल चुकी है। तो यहां पर हम देखते हैं यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के साथ भारत का स्वतंत्र व्यापार समझौता। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्योंकि इस बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके पीछे रीजन क्या है? आपने यूरोपीय यूनियन को सुना होगा, जो 27 देशों का समूह है, और इसमें 4 देश ऐसे हैं जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को संचालित करते हैं, यानी मुक्त व्यापार संगठन। और इन्हीं 4 देशों के साथ भारत का लगातार प्रयास करने के बाद अब परिणाम निकला है कि मुक्त व्यापार समझौते का समझौता हो गया है। इसमें क्या होता है, भारत से कोई भी सामान आयात करोगे, निर्यात करोगे तो शुल्क बहुत कम लगता है, 0 के बराबर लगता है, और अपनी आवश्यकताओं के अनुसार जो वस्तुएं हैं वो सस्ती मिल जाती हैं भारत में भी। यहाँ पर देखो स्टेटमेंट ही लिख रहा है दोस्तों कि 16 वर्षों तक बातचीत के विभिन्न दौरों के बाद भारत ने 4 यूरोपीय देशों के समूह यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन EFTA के साथ एक स्वतंत्र व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर 10 मार्च 2024 को किए हैं। तो जरा इस डेट को भी याद रख लेना हस्ताक्षर की, कभी कभी कोई डेट ऐसी होती है जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। तो 10 मार्च 2024 को हस्ताक्षर हुए। और सोचो, इसके लिए भारत सरकार लगातार यूरोपीय यूनियन के साथ संपर्क साध रही थी, 16 साल से वार्तालाप चल रही थी। और इनमें जो 4 देश शामिल है वो कौन कौन से होंगे? यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ के सदस्य, जिसमें नॉर्वे हो जाएगा, आइसलैंड हो जाएगा, लिंचेस्टीन हो जाएगा, और स्विट्जरलैंड। अगर आप देखोगे तो इन 4 देशों में सबसे अधिक जो इंपॉर्टेंट है वो कौन सा देश हो जाएगा? स्विट्जरलैंड। हालांकि स्विट्जरलैड आपका लैंडलॉक कंट्री है, लेकिन फिर भी ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है भारत के लिए। अब यहाँ पर देखोगे कि ये जो समझौता हो गया है, अच्छा हुआ कहाँ पे? ये नई दिल्ली में समझौता हुआ है 10 मार्च 2024 को, और इस पे हस्ताक्षर किए गए। समझौते को व्यापार एवं आर्थिक भागीदारी समझौता यानी टेपा कहा गया है, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। एक आपने सुना होगा सेपा के नाम से, जो पढ़ते हो कि कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, लेकिन ये आपका टेपा हुआ है, अर्थात ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। तो ये हो गया। और इसमें जो समझौता हुआ, इस समझौते के अंतर्गत कहा गया कि अगले 15 वर्षों तक EFTA के द्वारा, यानी यूरोपीय यूनियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के तहत अनिवार्य रूप से $100 अरब का निवेश भारत में करेगा, जिससे 10 लाख प्रत्यक्ष रोजगार सृजित होंगे। तो एक बड़ी उपलब्धि है दोस्तों, क्योंकि यूरोपीय यूनियन के साथ भारत का ये समझौता कर पाना 16 सालों का ये परिणाम रहा। और साथ ही साथ इसमें ये क्लियर कर दिया गया कि अगले 15 वर्षों तक हम धीरे धीरे करके लगभग $100 अरब का इन्वेस्टमेंट भारत में करेंगे, और इससे भारत में डायरेक्टली जो है कि 10 लाख रोजगार भी क्रिएट होंगे, साथ ही साथ इनडायरेक्टली तौर पर बहुत सारे रोजगार भी क्रिएट हो जाएंगे। और ये समझौता करने के बाद इन्होंने किसमें मतलब कि करना चाहेंगे इन्वेस्टमेंट, तो आप देखोगे जैसे ग्रीन एनर्जी, क्योंकि इस समय भारत लगातार रिन्यूएबल एनर्जी पर काम कर रहा है, केमिकल्स पे देखोगे, फार्मा पे, मशीनरी पे, फ्रूट प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज पे, फूड प्रोसेसिंग पे, इन सभी में संभावित है कि योगदान आएगा, कंट्रीब्यूशन आएगा, अर्थात FDI आएगा। EFTA के साथ
भारत के कुल व्यापार में 90% से भी अधिक हिस्सेदारी तो स्विट्जरलैंड की है, क्योंकि भारत की स्विट्जरलैंड के साथ अधिक मात्रा में व्यापार होता है, तो 90% हिस्सेदारी लगभग स्विट्जरलैंड की रहेगी। चलते हैं अगले पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 18 को देखते हैं कि 2023-24 में प्रमुख कृषिगत उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान को दे दिया गया है। देखिए अभी क्या है कि अभी 14 जून के आसपास भी एक अनुमान दे दिया गया जो तीसरा अग्रिम अनुमान है। हालांकि मैं उसको अलग से नोट्स बना के तैयार कर रहा हूँ, जो परीक्षावाड़ी की आर्थ की मैगजीन आई है उसके तहत, तो वहां पर आपको मैं तीसरा अग्रिम अनुमान पढ़ा दूंगा। लेकिन अभी जो फरवरी में लॉन्च किया गया था 29 फरवरी 2024, हर तीसरे चौथे वर्ष पे जो एक ही होता है। अभी का जो रिकॉर्ड है इसमें आपको केवल देखने को मिलेगा खरीफ फसलों का, लेकिन आगे चल के रबी की फसल भी इसमें उत्पादित हो जाती है। तो यहाँ देखोगे कि वर्ष 2023-24 के दौरान देश में प्रमुख कृषिगत उपजों के खरीफ व रबी मौसम के दौरान उत्पादन के दूसरे अग्रिम अनुमान कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने जारी किए। मंत्रालय कौन सा है? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। और इसने कहा कि 2023-24 में खरीफ खाद्यान्नों का उत्पादन लगभग 1541.87 लाख टन हो चुका है। अर्थात इन्होंने कह दिया कि जितना भी खरीफ का उत्पादन हुआ है, जो मई जून में बोया जाता है और अक्टूबर नवंबर में काटा जाता है, उसका आंकड़ा इन्होंने फरवरी में दे दिया कि 1541.87 लाख टन हुआ है, और रबी खाद्यान्नों की 1551.61 लाख टन अनुमानित है। अब ये अनुमानित है, अनुमानित का मतलब क्या हो गया कि इसकी रिपोर्ट जो अभी जून में आई है दोस्तों, जून में, उसमें पूरा क्लियर कर दिया गया कि कितना हुआ है। हालांकि वो मैं अलग से बना ही रहा हूं नोट्स, तो वहां पे एक बार रिवाइज हो जाएगा दोबारा, क्योंकि अनुमानित का मतलब तो यही है ना, अक्टूबर नवंबर में तो बोई जाती रबी फसल और मार्च अप्रैल में काटी जाती है, तो ये फरवरी में डाटा तो दे नहीं सकते थे, इसलिए उसको जून में दिया गया है। तो इतना आप समझ लो कि खरीफ में तो उत्पादन हुआ है 1541.87 लाख टन, और यहाँ पे रबी का ना भी याद करो तो भी चलेगा, क्योंकि उसका लेटेस्ट मिलेगा। चावल का कुल उत्पादन आपके 1238.15 लाख टन, जो कि दूसरे अग्रिम अनुमानों में अनुमानित है। 2023-24 में देश में गेहूं का कुल उत्पादन 1120.19 लाख टन का अनुमानित है। यहाँ पर इसी तरीके से और भी चीजें देख लेते हैं कि अग्रिम अनुमानों में 2023-24 में खरीफ श्री अन्न उत्पादन 128.91 लाख टन और रबी फसल के अंतर्गत श्री अन्न उत्पादन 24.88 लाख टन अनुमानित है। तो देखिए कई बार ऐसा होता है ना कि मिलान करने के लिए दे देता है कि आपके पूरे एक वर्ष में खरीफ उत्पादन कितना हुआ, खरीफ फसलों का, रबी फसलों का उत्पादन कितना हुआ, या श्री अन्न फसलों का उत्पादन कितना हुआ। तो इसीलिए मैं इन चीज़ों को पढ़ा रहा हूँ। यहाँ पे तिलहनों में रैपसीड और सरसों का उत्पादन 126.96 लाख टन, जबकि सोयाबीन का 125.62 लाख टन। इस बार सोयाबीन का जो फर्स्ट स्टेट है आपका वो हो जाएगा महाराष्ट्र। अब आगे देखते हैं फरवरी 2024 के अग्रिम अनुमानों के, मतलब अग्रिम अनुमानों में खरीफ तिलहनों का कुल उत्पादन 248.42 लाख टन है, जबकि रबी तिलहनों का कुल उत्पादन 137.56 लाख टन अनुमानित है। अब यहाँ पर आगे देख लेते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी इरेडा लिमिटेड को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है। तो इरेडा से संबंधित दो प्रश्न बन सकते हैं। पहली चीज कि इरेडा क्या नवरत्न कंपनी है या आपकी महारत्न कंपनी? तो आपको बताना है कि नवरत्न कंपनी है, और इस कंपनी का जो दर्जा मिला वो 17वीं नवरत्न कंपनी के रूप में मिला। अब यहाँ पे देखोगे कि ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोतों व ऊर्जा संरक्षण से संबंधित परियोजनाओं को वित्तीय सहायता व अन्य सेवाएं उपलब्ध कराने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की एनबीएफसी है, अर्थात गैर बैंकिंग वित्तीय संस्थान भारतीय नवीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी यानी इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड इरडा को नवरत्न कंपनी का दर्जा 26 अप्रैल 2024 को दिया गया। तो आपसे एक प्रश्न तो यह पूछ सकता है कि नवरत्न कंपनी कौन सी है, मतलब कि इरडा है कि नहीं है। दूसरा पूछ सकता है कि अभी हाल ही में इरडा नाम की कंपनी को नवरत्न कंपनी का दर्जा दिया गया, ये किस प्रकार के प्रोजेक्ट को वित्तीय सहायता देती है? क्या ये एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को लेकर देती है, या फिर ये आपके हाउसिंग प्रॉपर्टीज को लेकर एल&टी जैसे ग्रुप होते हैं उनको देती है, या फिर ये रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करने के लिए सरकारी सहायता या वित्तीय सहायता देती है? तो ये आपको क्या बताना है कि नवीकरणीय स्रोतों व ऊर्जा संरक्षण समेत वित्तीय सहायता देती है। हालांकि अगर मैं बात करूं अगस्त 2024 तक, तो टोटल आपकी 25 नवरत्न कंपनियां हो गई हैं और 13 महारत्न कंपनी पहले से ही हैं। 25 में जो लिस्ट आगे बढ़ चुकी है उसमें कि लास्ट जो 3
आपकी कंपनियां अगस्त में नॉमिनेट की गई थी, उसको जब आई दृष्टि के नोट्स में कवर किया जाएगा तो वहीं पर मैं उस चीज़ को बता दूंगा। आपको एक अपडेट देते चलो कि आई दृष्टि आने वाली 25 सितंबर तक हिंदी मीडियम में, और उसके अगले 5 से 6 दिन के अंदर वो सारी क्लास आपको देखने को मिल जाएगी। तो बिल्कुल अपडेट रहिएगा, उसके लिए चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो के नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जो टेलीग्राम चैनल है उसे भी ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहीं पर अपडेट मिलती है। और इसकी पीडीएफ आप वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके वहां से परचेस कर सकते हो, जिसके बाद आप इस पीडीएफ के साथ और बेहतर तैयारी कर पाओगे, किताब की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। इरडा की स्थापना की अगर हम बात करें तो 1987 में इसकी स्थापना हुई है। नवरत्न कंपनी दर्जा मिलने के बाद इसको क्या प्रॉफिट हुआ कि 1000 करोड़ रुपए तक का ये इन्वेस्टमेंट करने के लिए सरकार की मंजूरी की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखिए ये क्या है, एनबीएफसीज है, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, जहां पे बैंक अपना पैसा नहीं लगाती है, इन्वेस्टमेंट नहीं करती है, रिस्क होता है, वहां पर एनबीएफसीज अपना पैसा लगाती हैं और प्रॉफिट कमाती हैं। तो ये 1000 करोड़ रुपए तक की अब कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करेगी तो उसके लिए सरकार से इसे मंजूरी लेने की आवश्यकता नहीं है। इरडा नवरत्न कंपनी का दर्जा पाने वाली देश की 17वीं कंपनी बन गई है, और 17 कंपनियों का आपको विवरण खुद तैयार करना है। ये वही बात है कि लिस्ट आपको पता होनी चाहिए, हालांकि मेरे हिसाब से तो कोई पता होने की जरूरत नहीं है। लास्ट की जो 2 से 3 कंपनियां होती है जो नवरत्न में शामिल हुई हैं, जैसे अभी 25 नवरत्न कंपनियां हो गई, तो आपको 23 नंबर की, 24 नंबर की, 25 नंबर की पता होनी चाहिए। गूगल पे आप निकाल सकते हो, या फिर जो महारत्न कंपनी बनी है टोटल 13, तो आपको पता होना चाहिए 11, 12 और 13, इनमें से पता होना चाहिए उनके बारे में कौन सी कंपनी अभी शामिल हुई है। तो इस तरीके से यहाँ देखोगे इन 17 नवरत्न कंपनियों के अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की 13 कंपनियों को महारत्न कंपनी का भी दर्जा दिया गया। ये अगस्त 2024 तक का अपडेट है, लेकिन मई 2024, लेकिन मैं आपको अगस्त 2024 तक का अपडेट दे रहा हूँ कि महारत्न कंपनियां तो 13 ही हैं, लेकिन नवरत्न कंपनियों की संख्या कितनी हो गई है, 25 हो गई है। अब अगला पॉइंट आपका आता है बहुआयामी गरीबी पर रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट, जिसको हम लोग कहते हैं एमपीआई, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। जनवरी 2024 को राष्ट्रीय बहुआयामी, अच्छा यहाँ पर दोस्तों ना एक पेज जो है कि कट हो गया था, तो मैं उस पेज को मैंने लास्ट में अलग से ऐड ऑन कर दिया है, मैं वहां पे पढ़ा देता हूँ। तो इसको जरा याद रखना कि जनवरी 2024 को राष्ट्रीय बहुआयामी, ये आ जाएगा यहाँ पे। एक पेज यहाँ पे मिस हो गया था पहली पीडीएफ में, तो मैंने उसे दूसरी वाले पार्ट में ऐड ऑन करके दे दिया है। और यहाँ पे गरीबी सूचकांक यानी बहुआयामी गरीबी सूचकांक जो जनवरी 2024 में नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स एमपीआई पर नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अर्थात नीति आयोग द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट, जिसमें कहा गया नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी अ प्रोग्रेस रिव्यू 2023, इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और इन्होंने कहा कि भारत की बहुआयामी गरीबी जो 29.17% थी 2013-14 में, वहां से घटकर अब 11.28% तक रह गई 2022-23 में। और इन्होंने कहा कि इस तरीके से अगर हम देखें तो लगभग हमने 17.89% की गिरावट दर्ज की है, और इस परिवर्तनकारी अवधि के दौरान लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हुए, यानी कि 2013-14 से लेकर 2022-23 तक में लगभग 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर हो गए। और सबसे ज्यादा लोग गरीबी से बाहर कहां से हुए इस बहुआयामी गरीबी से? यूपी में सर्वाधिक, सेकंड नंबर पे बिहार, जहां से लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। अगर देखोगे कि यूपी के 5.9 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने के साथ सूची में शीर्ष स्थान पे है, और इसके बाद बिहार से 3.77 करोड़ लोग बाहर निकले हैं। आगे देखते हैं नेशनल एमपीआई पर रिपोर्ट, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज 4 और एनएफएचएस यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्विसेज 5 जो कि 2019-21 है, इनके आंकड़ों पर ही आधारित किया गया है। फिर यहाँ देख लेते हैं कि नीति आयोग द्वारा नेशनल एमपीआई में 12 संकेतकों को शामिल किया गया है, जबकि इंटरनेशनल लेवल पे जो वैश्विक एमपीआई होते हैं उसमें केवल 10 संकेतकों को शामिल किया जाता है। जो ग्लोबल स्तर पे मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स की इंडेक्स बनती है उसमें केवल 10 संकेतक प्रयोग किए जाते हैं, जबकि आपके भारत में जो नीति आयोग रिपोर्ट बनाता है उसमें टोटल 12 संकेत। तो जो 2 एक्स्ट्रा संकेत हैं दोस्तों वो कौन कौन से हैं अगर मैं आपको बताना चाहूँ तो एक तो होता है मदर का हेल्थ यानी कि मातृ स्वास्थ्य की बात करते हैं, और दूसरा इसमें आता है आपका बैंकिंग खाते, कि इनके पास बैंक के खाते भी होने चाहिए। तो इन 2 सूचकांक को और शामिल किया जाता है। और बैंक खाते के रूप में आप देखोगे कि जो जनधन खाता है जिसमें लगभग 53 करोड़ के आसपास जो है कि लोगों के खाते अब खुल चुके हैं। 53 या तो शायद हाँ 46 या 53 ऐसे करके कुछ है, कमेंट सेक्शन में क्लियर कर देना। तो इतने अधिक करोड़ जो है कि अब जनधन खाते खुल गए, यानी इन लोगों के पास जनधन खाते भी हो चुके हैं, तो बैंक के खाते भी खुल चुके हैं। तो यहाँ पे ये बात समझ में आ गई।
अब यहाँ पर देखते हैं विश्व के शीर्ष 10 सर्वाधिक मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड। जो वर्ल्ड में क्या होता है कि जो टॉप 10 जो सर्वाधिक मूल्यवान आईटी सेवा ब्रांड होते हैं उनकी लिस्ट जारी होती है। तो जनवरी 2024 में जारी नवीनतम ब्रांड फाइनेंस 2024 की रिपोर्ट के अनुसार इंडिया की तरफ से टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज टीसीएस और इन्फोसिस ने आईटी उद्योग में अपने ब्रांड वैल्यू का प्रभुत्व बनाए रखा है। अगर हम देखेंगे तो फर्स्ट नंबर पे एक आपकी आती है एक्वेंचर ब्रांड आता है। सेकंड और थर्ड पे इंडियन ब्रांड आते हैं टीसीएस और इन्फोसिस। ये विश्व के आईटी सेवा प्रदाता जो है कि कंपनीज हो जाती हैं। फिर आगे बात करेंगे भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड ई-सवान। अब देखो कि कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड क्यों कहा जा रहा है, हालांकि आपके पास तो क्रेडिट कार्ड होते हैं, चाहे प्लैटिनम ले लो, गोल्ड ले लो, वीज़ा पे ले लो, फ़ोन पे ले लो, किसी पर भी ले लो, मास्टर कार्ड वगैरह पे। यहाँ लिख रहा है कि इंडसइंड बैंक की तरफ से रुपे नेटवर्क पर भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जारी किया गया जिसका नाम रखा गया ई-सवान। तो देखो आपको जो क्रेडिट कार्ड मिलता है वो पर्सनल यूज के लिए मिलता है। आप अपने निजी सामानों को खरीद सकते हैं, चाहे आईफोन खरीदो, चाहे सामान खरीदो, टैबलेट खरीदो, मैकबुक खरीदो, कपड़े खरीदो, कुछ भी शॉपिंग करो तो आपको वो पर्सनल के लिए दिया था। लेकिन यहाँ पे कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड जारी किया गया है और इसका प्रयोग सबसे अच्छी बात है कि आप किसी भी यूपीआई को सपोर्ट करने वाले ऐप के साथ लिंक किया जा सकता है और फिर भुगतान भी किया जा सकता है। जैसे यूपीआई सपोर्ट करने वाला ऐप कौन सा हो गया, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम और पेजर पे, बहुत अलग अलग जो पेमेंट का ऑप्शन है जहाँ पे यूपीआई भी लिंक हो रहा है। तो वहाँ पर आप इस क्रेडिट कार्ड को लिंक कर सकते हो और उसके साथ जैसे अभी क्या है, आप अपने फ़ोन पे को जब लॉगिन करते हो तो उसमें सामान्यतः अपने सेविंग अकाउंट को यूज़ करते हो या डेबिट कार्ड को यूज़ करते हो। तभी तो आप फ़ोन पे अपने डेबिट कार्ड के लास्ट के 6 डिजिट डालते हो, फिर पिन वगैरह बनाते हो, तब जाके आपका फ़ोन पे चलता है, या गूगल पे या फ़ोन पे या पेटीएम। लेकिन यहाँ पे कह रहा है कि आप क्रेडिट कार्ड के साथ भी अपने इन एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो, लेकिन व्यक्तिगत यूज़ के लिए नहीं, कमर्शियल यूज़ के लिए। तो वही कह रहा है कि ई-सवान इस नेटवर्क पे लॉन्च हुआ भारत का पहला कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड है जो यूपीआई के साथ भी लिंक किया जा सकेगा। किसके साथ? यूपीआई के साथ भी जो है कि लिंक किया जा सकेगा। और तो और इस क्रेडिट कार्ड का प्रयोग व्यावसायिक लेन देन के लिए किया जाएगा, न कि व्यक्तिगत खर्चों के लिए। तो पर्सनल यूज आप इसे नहीं कर सकते हो, आप इसे कमर्शियल यूज कर सकते हो, जहां पे आप अपने बिजनेस को शो करोगे या कोई बिजनेस एक्टिविटी कर रहे होगे, तब वहां पे आप इस क्रेडिट कार्ड का यूज कर सकते हो। और दूसरा, बैंक ऑफ बड़ौदा ने भी अब रुपे नेटवर्क पे भारत का दूसरा कॉर्पोरेट क्रेडिट कार्ड लॉन्च कर दिया है। लेकिन यहाँ पे जो जानकारी देनी थी वो जनवरी में लॉन्च था, यानी पहला जो लॉन्च किया था इंडसइंड बैंक ने। अब चलते हैं हम यहाँ पे सेकेंड लास्ट टॉपिक है आपका वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक की बात करें तो ये क्या कहता है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO, जिसकी स्थापना कब हुई थी दोस्तों, 1919 में की गई थी। इसने 10 जनवरी 2024 को वर्ल्ड एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल आउटलुक 2024 नामक एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें कहा कि 2024 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.2% तक बढ़ने की संभावना है पूरे 2024 कंप्लीट होने तक। इसका मतलब है कि बेरोजगार लोगों की संख्या में भी कितना होगा, लगभग 2 मिलियन तक वृद्धि हो सकती है, 2 मिलियन तक। अब यहाँ पे बात करेंगे कि 2023 में वैश्विक बेरोजगारी दर 5.1% से बढ़ के 2024 में 5.2% तक हो सकती है। तो ये वैश्विक स्तर पे बेरोजगारी की बात की जा रही है, न केवल भारत की, वैश्विक स्तर पे बेरोजगारी है। अब यहाँ पे सबसे लास्ट टॉपिक है और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, FATF में भारत को रेगुलर फॉलोअप के देश के रूप में शामिल कर दिया गया है। ये भारत के लिए एक बहुत सकारात्मक उपलब्धि है। अगर मैं बात करूँ FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो सामान्यतः मनी लॉन्ड्रिंग करने वाले देश या आतंकवादी देशों को फंडिंग करने वाले संगठन, इन सभी के ऊपर रेगुलेशन रखता है, यानी कि निगरानी रखता है। और इसमें 4 कैटेगरी होती हैं। एक होता है रेगुलर फॉलोअप, जिसमें ये प्रॉपर देखा जाता है कि कौन कौन सा देश ऐसा है जो किसी को फंडिंग कर रहा है। तो आतंकी वित्त पोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के विरुद्ध बेहतर कार्य करने के लिए वैश्विक संस्था वित्तीय कार्यवाही कार्यबल अर्थात फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने सिंगापुर में 26 से 28 जून 2024 के बीच आयोजित वार्षिक अधिवेशन में भारत का रेगुलर फॉलोअप नियमित अनुवर्ती श्रेणी में शामिल किया है। तो सिंगापुर में जो ये समिट हो रही थी, वहां पे FATF ने भारत को रेगुलर फॉलोअप में शामिल कर दिया है। और यहाँ पे अन्य देश भी हैं, जिसमें आप देखोगे इटली, फ्रांस, ब्रिटेन भी है। एक देश का नाम नहीं दिया हुआ था, लेकिन इसमें भारत आपका 5वां देश बन चुका है। और ऐसा इसलिए क्योंकि इसमें देखोगे आप, एक ब्लैक लिस्ट होती है, एक ग्रे लिस्ट होती है, एक इनहांस्ड फॉलोअप होता है और एक रेगुलर फॉलोअप, जिसमें सबसे बेस्ट क्वालिटी मानी जाती है रेगुलर फॉलोअप को सर्वश्रेष्ठ और ब्लैक लिस्ट को निकृष्ट कोटि का माना जाता है। अर्थात इससे क्या होगा, जैसे आप देखोगे जेल वगैरह में जो जेलर वगैरह होते हैं, जो अधिकारी होते हैं,
वो सुपरविजन करते हैं कि कौन कैदी खाना खा रहा है, कौन कैदी कैसे रह रहा है, किस कैदी का क्या व्यवहार है। तो एक ऑब्जर्वर की भूमिका होती है। ठीक इसी तरीके से भारत भी पाकिस्तान जैसे देश, इराक जैसे देश, सीरिया जैसे देश या नॉर्थ कोरिया जैसे देश जो आतंकवाद और मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, फंडिंग को बढ़ावा दे रहे हैं, इनके ऊपर फॉलोअप करेगा, रेगुलर चेक करेगा, इनको इनकी एक्टिविटी को ट्रेस कर पाएगा, जिससे भारत वैश्विक स्तर पे अपनी बात को और मजबूती से रख सकेगा और इनके ऊपर निगरानी भी रख सकेगा। तो काफी अच्छी बात है ये भारत के दृष्टिकोण से, क्योंकि भारत पाकिस्तान से पोषित आतंकवाद, बांग्लादेश से पोषित, चाइना से पोषित आतंकवाद, अफगानिस्तान से भी बहुत त्रस्त चल रहा है। और ऐसी स्थिति में भारत को यह दर्जा मिल जाना अपने आप में गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो उम्मीद करता हूं यहां तक आप लोगों ने इकोनॉमिक्स के करंट अफेयर्स को पूरा कंप्लीटली घटनासार को पढ़ लिया मेरे साथ। और कल हम लोग कवर करेंगे आपके उत्तर प्रदेश स्पेशल। इस पे भी कोशिश करूंगा कि एक ही लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। अगर इसमें यूपी का बजट भी मैंने इसमें शामिल किया तो हो सकता है उसे मैं एक अलग लेक्चर में कवर करूंगा, क्योंकि बजट में बहुत सारे तथ्य होते हैं, बहुत सारे फैक्ट होते हैं जो हमें याद करने होते हैं। इसीलिए हम उसको एक क्लास में करेंगे तो ज़्यादा लेक्चर बड़ा हो जाएगा और बोरिंग हो जाएगा। इसलिए कोशिश करूंगा कि इसके 2 लेक्चर ही बनाऊं, बजट को एक अलग कर दूंगा और सिंपल यूपी के पूरे करंट अफेयर्स को अलग कर दूंगा। लेकिन रेगुलर करंट अफेयर्स की क्लास आती रहेगी, अगले 3 से 4 लेक्चर में पूरा कवर हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक कर देना दोस्तों, चैनल पे पहली बार तो सब्सक्राइब कर लेना। और इस वीडियो का पीडीएफ लेने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो, वहां से मेरी टीम आपसे कांटेक्ट कर लेगी, सारी प्राइस लिस्ट की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।